Guys, welcome to my YouTube channel. This is the complete course on hemichordata. In this lecture, we will discuss about the habit and habitat and geographical distribution of Balanoglossus. तो Balanoglossus की हम बात इसमें कर रहे हैं क्योंकि जो हेमिकॉर्डेटा का जो मेजर एग्जांपल होता है Balanoglossus होता है, तो उसी के बारे में हम पर्टिकुलर हर एक लेक्चर में बात करेंगे। जैसे अब उसकी फिजियोलॉजी और उसकी मॉर्फोलॉजी, हर एक चीज़ हम बैलनोग्लॉसस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एनिमल किस एरिया में रहता है, उसका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है, कितनी स्पीसीज हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा है। तो बात करते हैं अगर बैलनोग्लॉसस की, तो बैलनोग्लॉसस इज अ मरीन एनिमल एंड इनहेबिट ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के संसार के जितने भी सीज हैं या समुद्र हैं, उनमें ज़्यादातर बैलनोग्लॉसस पाया जाता है, जो कि एक समुद्री एनिमल है या मरीन एनिमल है। About 20 species of Balanoglossus have been recorded in the tropical and subtropical seas. अगर हम बात करें Balanoglossus की स्पीसीज की, तो लगभग 20 स्पीसीज इसकी अभी तक नोन है, जो सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल सीज में पाई जाती हैं, जिनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बात हो गई जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने बात की कि ये मरीन एनिमल है और लगभग इनहेबिट ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड के सीज हैं, समुद्र हैं, उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। लगभग 20 स्पीसीज इसकी अभी तक नोन है, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। अब कुछ स्पीसीज के एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। सम स्पीसीज आर जैसे बैलनोग्लॉसस कार्नोसस हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। ये बैलनोग्लॉसस कपेंसिस एंड बैलनोग्लॉसस नेटलेंसिस साउथ अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। फिर बैलनोग्लॉसस ऑरेंसिएकस कैरोलिना कोस्ट या यूएसए में पाया जाता है। फिर तीसरा है बैलनोग्लॉसस बिमिनियंसिस, बैलनोग्लॉसस जामासियंसिस, ये वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। बैलनोग्लॉसस अपर्टस एंड बैलनोग्लॉसस जीगस, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। फिर बैलनोग्लॉसस क्लेविगेरस इटालियन कोस्ट या ब्रिटिश आइलैंड्स में पाया जाता है। बैलनोग्लॉसस मिसियाकियंसिस एंड बैलनोग्लॉसस बोरियलिश जापान में पाए जाते हैं। एंड बैलनोग्लॉसस ऑस्ट्रेलियंसिस, जैसा कि इसके स्पीसीज से नाम पड़ता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये लगभग इसकी 20 स्पीसीज हैं, जो अलग अलग समुद्री रीजन में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें अगर बैलनोग्लॉसस की, तो ये एक बरोइंग एनिमल है, जो एक सुरंग खोद के उसी के नीचे रहता है। बैलनोग्लॉसस इज अ बरोइंग एनिमल, बरोइंग एनिमल होते हैं ये। इट मे रिमेन कंसील्ड अंडर द स्टोन, ये कंसील्ड मतलब छिपना, कहीं मतलब छिपे होते हैं स्टोन के नीचे, या एक्वाटिक वीड्स हो गए या स्टोन हो गए, उसके नीचे छिपे हुए रीजन में पाए जाते हैं ये। इट इज मोस्टली एन इनहेबिटेंट ऑफ इंटरटाइडल जोन, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, जो टाइडल्स आते हैं, टाइडल में जैसे जो ज्वार भाटाएँ आती हैं, तो सैंड की क्या होती हैं, एक वाइस वर्सा परत बन जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं, उन लेयर्स के बीच में ये छुपे हुए होते हैं या उसी में सुरंग बना के रहते हैं। ऑल्दो अ फ्यू डिसेंट टू अबाउट 100 मीटर ऑफ द सी, लगभग सी के अगर हम गहराई में जाएं तो लगभग 100 मीटर सी के नीचे रहते हैं ये। बैलनोग्लॉसस एक्सकवेट इट्स ओन बरो इन सैंड और सैंडी मड, ये जो बैलनोग्लॉसस होता है, ये अपना जो बरो होता है, ये खुद खोदता है, उसकी डिगिंग ये खुद करता है, और उसी या सैंडी मड में हो गया या सैंड में अपना बरो बनाता है और उसी में रहता है। और लगभग कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे बैलनोग्लॉसस क्लेविगेरस हो गया, तो उसकी जो बरो होती है यू शेप्ड होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है 2 ओपनिंग होती है, एक होती है फूड को ऑब्टेन करने के लिए और दूसरी होती है
जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का या एक्सक्रीट करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए उस ओपनिंग से निकाल देता है बाहर। तो ये बेलनोग्लॉसस क्लेविगेरस का एक स्पेशलिस्ट स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसकी जो बरो होती है यू शेप्ड होती है। एक पे ये क्या करता है, एक रीजन से फूड को ऑब्टेन करता है और दूसरे रीजन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक्सपेल आउट करता है। इनकी जो मतलब लंबाई होती है लगभग 10 टू सेंटीमीटर अलग अलग होती है, मतलब हर एक स्पीसीज का अलग अलग होता है। इंटीरियर इंड ऑफ द बरो इज फनल लाइक। जो इंटीरियर इंड होता है बरो का वो क्या होता है, फनल लाइक होता है, जहाँ से क्या होता है वाटर की जो करंट होता है, वाटर करंट वो आता है। और जो बेलनोग्लॉसस होता है वो अपना उसी बरो में नीचे उसका माउथ होता है, वहाँ से जाकर वाटर गुजरता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर कहते हैं। फनेल लाइक होता है एंड द पोस्टीरियर इंड इज राउंड। पोस्टीरियर इंड राउंड होता है। और ये फनेल लाइक क्यों होता है इंटीरियर इंड, यहाँ से जो फूड मटेरियल होता है वहाँ से जाता है, और जो पोस्टीरियर इंड होता है उसको ये बाद में क्या करता है, फीकल मैटर निकालने के लिए इस उसको उसका जो एरिया है उसको बढ़ा देता है, एक्सप्लोर कर देता है, एक्सप्लोर द सरफेस फॉर द एक्सपेलिंग आउट द फीकल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए ये उसको एक्सप्लोर कर देता है। द इंटीरियर वर्टिकल पार्ट ऑफ द बरो में बी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। द एनिमल मूव इनसाइड द बरो व्हेन द टाइड स्टार्ट। जब टाइड स्टार्ट होती है, जब ज्वार भाटाएं आती हैं, द प्रोबोसिस प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द बरो, ये क्या करते हैं, जो इसका प्रोबोसिस होता है ये बाहर फैला देता है, उसको एक्सप्लोर कर देता है। किस लिए एक्सप्लोर करता है, क्योंकि वहां से उसको फीडिंग करनी है, अपना जो फूड का कलेक्शन करना है। बरो टू एक्सप्लोर द सरफेस, और क्या करता है, क्योंकि उसको सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल वाटर के साथ आ सके और उसका डाइजेशन कंप्लीट हो सके या फीडिंग कंप्लीट हो सके। द पोस्टीरियर एंड इज आल्सो प्रोजेक्ट आउट द एक्सपेल द फीकल मैटर को निकालने के लिए जो बरो का पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर इंड होता है, उसको ये फैला देते हैं, बाद में ये राउंड होते हैं और वहाँ से फीकल मटेरियल एक्सपेल कर देते हैं। द कांस्टेंट सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ओवर द बॉडी causes the adhering of the sand grain over the body in the form of a cast। ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, जो बॉडी लेयर होती है, वो एक म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस का सिक्रीशन से क्या होता है, वो जो सिक्रीशन होता है वो अडहेसिव होता है, स्टिकी होता है, उसकी वजह से जो सैंड के ग्रेन होते हैं, सैंड ग्रेन्स होते हैं, उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, जिससे वो अपने आप को कास्ट कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, ताकि कोई प्रेडेटर उन पे फीड ना कर पाए, उनको खाए ना। Belnoglossus emit a peculiar odor resembling that the of the iodoform। ये एक मतलब बहुत ही अजीब गंध छोड़ते हैं, अजीब तरह की, जो आइडोफॉर्म से रिजेंबल करती है, ताकि इनका जो प्रेडेटर है वो इनसे दूर एक्सपेल हो जाए, भाग जाए, रिपल हो जाए, इसीलिए मतलब ये क्या करते हैं, पिक्यूलियर ऑर्डर इमिट करते हैं। दिस इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये क्या होती है, मतलब इसे हम प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेशल एक अजीब गंध ये छोड़ता है, उससे क्या होता है, जो प्रेडेटर होता है इससे दूर दूर रिपल हो जाता है और इसको नहीं खाता है। Belnoglossus is a sluggish animal and the proboscis is the most active part of the body। Belnoglossus की अगर हम बात करें तो ये एक स्लगिश, बहुत सुस्त प्राणी है, सुस्त एनिमल है। लेकिन अगर प्रोबोसिस की बात करें तो प्रोबोसिस जो इसका होता है, इंटीरियर पार्ट जो होता है सबसे एक्टिव पार्ट होता है, और इसी के द्वारा ये डिगिंग करता है, जो बरो बनाता है प्रोबोसिस के ही द्वारा बनाता है। तो ये स्लगिश एनिमल है, लेकिन इसका जो प्रोबोसिस एरिया होता है वो बहुत ही एक्टिव एरिया होता है। बरोइंग इज एक्सक्लूसिवली डन बाय द प्रोबोसिस।
अब ये एक्टिव पार्ट है, इसीलिए इसके क्या हमने एक्टिव पार्ट कहा, क्योंकि ये बरोइंग हैबिट शो करता है। जो बरो का डिगिंग होता है प्रोबोसिस के द्वारा होते हुए। द प्रोबोसिस बिकम इलोंगेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल। अब जब प्रोबोसिस जब इसकी डिगिंग होती है बरो की, तो ये क्या हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ये जब सर्कुलर मसल होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस जिसकी वजह से जो प्रोबोसिस एरिया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिगिंग करने में मदद मिलती है। एंड द शॉर्टनिंग ऑफ द प्रोबोसिस इज कॉल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब जो मूवमेंट होता है प्रोबोसिस का, कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल के द्वारा होता है। यही चीज दोनों बरों की डिगिंग में वर्क करते हैं। The two sets of antagonistic muscles are so coordinated that when one set contract on the other set relaxes। एक क्या करती है, एंटागोनिस्टिक की तरह काम करती है, मतलब एक जब एक्टिव रहेगा तो एक इनएक्टिव रहेगा। तो ये दोनों मसल जो होती हैं एक दूसरे की एंटागोनिस्ट होती हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे दो चीज़ें हैं, तो एक पहले जैसे ए एंड बी हो गया, तो ए जब एक्टिव रहेगा तो बी इनएक्टिव रहेगा, जब बी एक्टिव होगा तो ए इनएक्टिव हो जाएगा। उसी की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से बरों का डिगिंग होता है और बरो बन जाती है और उसी में रहते हैं। Balanoglossus is less sensitive in response to external stimuli। मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं उनको लेकर ये बहुत ही लेस सेंसिटिव होते हैं। लेस सेंसिटिव का क्या मतलब है, क्योंकि इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो वीक होता है, वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इट टेक्स सैंड कंटेनिंग जैसे डाइटम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फीड किस पे पर करते हैं, जैसे डाइटम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए स्मॉल, एंड जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। The larval form Tornaria larva of Balanoglossus is the free-swimming planktonic form which exploit the natural resources of the sea। अब जैसे हम जानते हैं, जैसे इसमें जो बेलनोग्लॉसस होता है, इसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर बेलनोग्लॉसस टॉर्नेरिया लार्वा आता है। तो ये क्या होता है, जो लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ये बाहर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और वहीं जाकर समुद्र में डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई उसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, बेलनोग्लॉसस के। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द बेलनोग्लॉसस, और बहुत सी चीज़ें आगे देखेंगे, जैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा, एलिमेंट्री कैनाल कैसी है। तो ये सभी चीज़ें आगे लेक्चर आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड होगा, जिसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द बेलनोग्लॉसस। ओके, थैंक यू।